नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपकी तैयारियां भी बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बिल्कुल फास्ट शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रही होगी। और उन्हीं शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस की और स्पीड बढ़ाने के लिए, आपको और बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए, आप में और ज्ञान डालने के लिए, ज्ञान वाले बेहतर वैक्सीन भरने के लिए मैं आज लेकर के आया हूं हमारी किताब राजनीतिक सिद्धांत का अध्याय 1, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और आज उसका हमारा है लेक्चर नंबर 3। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में पढ़ना है कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। टॉपिक है इंटरेस्टिंग। देखिए आप डेली सोचते हो कि सर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, सर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। डेली पूछते हो सर अब क्या पढ़ाओगे, सर ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ये वो पढ़ा दो, ऐसा पढ़ा दो, ऐसा पढ़ा दो। डेली आप लोग पूछते हो। अब आज यहाँ पर सवाल ही आपका ये है कि राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी जो किताब है, इस किताब में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि इस किताब में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, वैसे कोई सा भी चैप्टर हो, अगर आप उसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वो आपको कोई आगे की चीज़ समझ में नहीं आती है। परंतु मैं पॉलिटिकल थ्योरी की आपको एक बात कह देता हूँ, इसकी कुछ अच्छी विशेष बातों में से ये भी है कि आपको पीछे के लेक्चर्स देखने ही होंगे। आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोगों ने, लेक्चर 1 में मैंने आपको इस किताब का सारांश बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा बहुत कुछ वहां पर बता दिया। लेक्चर 2 में हमने बात करी कि एक्चुअल में राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, किसको कहा जा रहा है पॉलिटिक्स। अब ये जो राजनीतिक सिद्धांत की किताब बोर्ड ने हमारे सिलेबस में चलाई है, सरकार ने हमारे सिलेबस में चलाई, तो कुछ सोच समझ करके चलाई होगी। और इस किताब को मैं हमें क्या पढ़ना, ऐसा जैसा कि मैं लेक्चर 1-2 से हमेशा कहता हुआ आ रहा हूं कि जब आप आर्ट्स लेते हैं और आर्ट्स लेने वाले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो बहुत गजब का होता है। अगर वो सच में उन बातों को जीवन में उतारता है तो वो एक अलग ही व्यक्ति बन जाता है। और उनमें से एक महत्वपूर्ण किताब है राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी। इस किताब में आप अनेकों महापुरुषों के विचार पढ़ोगे, वो भारतीय भी हैं और विदेशी भी हैं, और उनके विचारों से आप ये समझ पाओगे कि ये एग्जैक्ट में ये होता है और हम लोगों को भी ऐसा जीवन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन बेहतर होगा। आपको बहुत कुछ स्वतंत्रता के विचार समझ में आएंगे, न्याय का विचार समझ में आएगा, समता का विचार समझ में आएगा, ऐसे अनेकों विचार आपको समझ में आएंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को कहीं ना कहीं उन विचारों को पढ़ना है, विचारों को पढ़ना है। ओके, अब ये विचार किसके हैं? ये विचार उन महान व्यक्तियों के हैं, ठीक है, जो महान व्यक्ति है, उन महान व्यक्तियों के ये विचार हैं, जिनके विचारों से कहीं ना कहीं आज का आपको सब कुछ आधार देखने को मिलता है। आपको आज सब कुछ आधार देखने को मिलता है। अब आज आधार में बात करूं कैसे। आज आप भारत में बात करते हैं कि समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। क्या है इक्वलिटी? किसने बात करी समानता की सबसे पहले? इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? किस आधार पे हम समानता की बात कर रहे हैं? आपके लिए आज आधार बन गया है ना, समानता होनी चाहिए। बहुत से नारे लगते हैं हमें समानता चाहिए, समानता चाहिए, समानता चाहिए, हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। एग्जैक्ट में न्याय है क्या? और किसने बताया कि न्याय की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है? जैसे मैं आज आपको कहता हूं कि मेरी नजर में न्याय क्या है, कि गलत के साथ गलत और सही के साथ सही, वो न्याय है। पर ये न्याय की जो डेफिनेशन है वो कहां से आई है, कौन से व्यक्ति ने दी है, वह हम यहां पे पढ़ेंगे। तो हम अलग अलग व्यक्तियों के विचारों को पढ़ेंगे और उन विचारों से कहीं ना कहीं आज का जो आधुनिक लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है वो लोकतंत्र बनता है। हम इन विचारों में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र बेहतर है या राजतंत्र हमारे लिए क्या है, बिल्कुल बेहतर होगा। हमें बिल्कुल क्या करना होगा, क्लियर हम लोगों को करना ही होगा। ओके, हमें क्लियर करना होगा। तो हम महान व्यक्तियों के विचारों को पढ़ेंगे और उन विचारों से हमारे जो आज के मौजूदा सभी जो लोकतांत्रिक देश उनके संविधान तैयार हुए और हमारा आज के विचार तैयार हुए। चलिए जानते हैं कि आज हमें क्या है। यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें क्या क्या पाएगा। देखिए अब सोसाइटी में आप रहते हैं और मैंने हमेशा क्या कहा है कि सामाजिक विज्ञान समाज का विषय है। आप समाज को देखिए, आप जिधर नजर घुमाएंगे आपको कुछ ना कुछ टॉपिक, कुछ ना कुछ मुद्दे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप आसपास में देखते हैं, आप हो चाहे मैं हूं, हम कोई भी हो, हम आंदोलनों को देखते हैं। लोग नारे लगा रहे हैं, मुर्दाबाद सरकार, मुर्दाबाद सरकार, जिंदाबाद, ठीक है ना, इसके जिंदाबाद के नारे, उसके मुर्दाबाद के नारे, ऐसे आंदोलन आप देखते हैं। सरकार हमारी मांगे पूरी करे, अलग अलग प्रकार के आंदोलन जो है आप लोग देखते हैं।
इन आंदोलनों के अलावा आप विकास के कार्य भी देखते हैं कि लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, सड़कें बनी हैं, बेहतर लाइटें लगी हैं, ये सब। और एक फिर परिवर्तन देखते हैं आप, चेंज देखते हैं। और अगर मैं इन तीनों को कहीं ना कहीं लिंक करना चाहूँ तो वो भी बता सकता हूँ। देखिए आंदोलन जो है ना, आंदोलन होगा और आंदोलन होने के बाद सरकारें कुछ एक्शन लेगी तो विकासात्मक कार्य होगा, और उन विकासात्मक कार्यों के बाद आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगी। तो हम लोग समाज में, हमारे आसपास में हम आंदोलनों को देखते हैं, हम विकास को देखते हैं, हम परिवर्तनों को देखते हैं। निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों का निर्देशित किया। अब ये आंदोलन, विकास, परिवर्तन ये कहां से आए? ये कोई निश्चित मूल्य, वैल्यूज, कोई निश्चित जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स है, वो ही क्या करती है? जनता को प्रोत्साहित करती है। भाई किसने कहा आंदोलन करो? ऐसी क्या बात हुई कि आपको आंदोलन करना पड़ा? ऐसी क्या बात है जो विकास के लिए आपको प्रोत्साहित कर रही है? ऐसी क्या बात है जो आपको परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करे? जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि बेटा 100 में से 100 लाने हैं 11th में 12th में, 100 में से 100 लाने हैं 11th या 12th में, तो अब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। अब आप इन केस अगर 100 में से 100 लाते हैं, आप कहेंगे नहीं यार मनीष सर बहुत मोटिवेट करा करते हैं, मेरे सिद्धांत, मेरे मूल्य, मेरे विचार कहीं ना कहीं आपके 100 में से 100 लाने में हेल्पफुल हुए। तो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो इससे कौन से विचार हैं जो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं? विकास के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे कौन से विचार हैं जो कि उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं? तो निश्चित जो मूल्य होते हैं, निश्चित मूल्य, सिद्धांत, ये जनता को प्रोत्साहित करते हैं और नीतियों को निर्देशित करते हैं। नीतियां जो कि सरकार बनाती है, ठीक है। अब जनता ही तो बताती है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। जब जनता आंदोलन करती है, उन आंदोलनों से सरकार को पता चलता है कि जनता इस चीज की डिमांड कर रही है और हमें ये चीज जनता को देनी होगी, अगर नहीं दी तो हमें 5 साल बाद वापस सरकार में नहीं लेकर के आएंगे। तो जनता उन नीतियों को निर्देशित करती है कि सर आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ओके, नीतियों को निर्देशित करती है। जैसे कि आज आप लोग हैं, आप कहेंगे सर ये चला दीजिए, जैसे आपने कहा सर इको पढ़ाइए, इको पढ़ाइए, इको शुरू कर दिए। आप कहते हैं सर नोट्स वोट्स, तो नोट्स वोट्स भी अपन अगले सेशन में शुरू कर देंगे, चिंता ही ना कर, सब कुछ अपन फुल फ्रेज शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे निर्देशित करते हैं सर ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना है, आप लोगों ने डिमांड करी सर आर्ट्स का चैनल भी शुरू होना चाहिए, तो आर्ट्स का चैनल भी शुरू हो गया। तो नीतियों को निर्देशित किया जाता है। परंतु नीतियों को निर्देशित करना, इन चीजों की मांग करना, इन सब के पीछे कोई ना कोई विचार लगा हुआ है, कोई ना कोई विचार आपको प्रोत्साहित कर रहा है। ये विचार जैसे कि लोकतंत्र, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता, कुछ ऐसे विचार हैं हमारे। लोकतंत्र हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, और इन्हीं लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, इन्हीं के आधार पर क्या है, देश का संविधान में लिखे जाते हैं। देश का संविधान में लिखा जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, देश का संविधान लिखता है समानता का अधिकार, देश के संविधान की प्रस्तावना में लिख दिया गया कि लोकतांत्रिक गणराज्य होगा भारत। ये सारे के सारे जो विचार है वो कहां पर है, संविधान में। अब संविधान में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सडनली विचार जोड़ दिए गए होंगे, कहीं ना कहीं से तो इन विचारों की उत्पत्ति हुई होगी, कहीं ना कहीं तो इन विचारों की सबसे पहले शुरुआत हुई होगी। हमें वही जानना है कि इनकी शुरुआत कहाँ हुई। मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में भी कहा था और वापस मैं कहता हूं, जितना खड्डे में गिरोगे उतने सफल बनोगे। मतलब आप टॉपिक की जितनी गहराई में जाओगे ना, उतना ही आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या आपका जो ज्ञान का नॉलेज है ना बेटा, वो बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। आपकी समाज में रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो जितना गड्ढे में गिरते जाओगे, जितना टॉपिक के गहराई में जाओगे, उतना ही आपका समाज में रेस्पेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपको उस टॉपिक की पूरी ज्ञान है, उस टॉपिक का पूरा नॉलेज आपको। मैं बात करता हूं, अगर आपको कभी समय मिले, आपको कभी फुर्सत मिले, तो आप डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, दृष्टि IAS के टीचर हैं, मालिक हैं, और बड़े गजब के लेजेंडरी व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति गजब के व्यक्ति हैं, कभी उनको सुनिएगा। एक नंबर विचार, एक नंबर। अब उनके इतने विचार, उनके लिए इतना सम्मान, उनके लिए इतनी रेस्पेक्ट सभी लोगों के मन में। क्यों? क्योंकि उनके पास टॉपिक की बहुत गहराई में गए हुए हैं। वो ऐसे हवा में बात नहीं करते। आप उनको बोलोगे ना सर ये बात तो आप गलत बोल रहे हो, वो व्यक्ति आपको 100 किताबें आपके मुंह पे मार देगा, देख ले यहाँ लिखा हुआ है। गजब का नॉलेज है। हमें उन जैसा बनना है, ठीक है, उनसे हमें कुछ सीखना है, कुछ नहीं बहुत कुछ, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जितना व्यक्ति गहराई में जाता है उतना ही उसका क्या समाज में सम्मान बढ़ता है, रेस्पेक्ट ऑफ लेवल बढ़ती है। तो अब आज जैसा उनका रेस्पेक्ट लेवल है विकास दिव्यकीर्ति सर का, वैसा ही हर व्यक्ति का होना चाहिए। और हो सकता है, बस जरूरत है हमें गहराई में जाने की, हमें खड्डे में जाने की, मतलब हमें ज्यादा नॉलेज पाने की।
हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। अभी जो संवैधानिक जो दस्तावेज है इनकी उत्पत्ति कोई रातों रात नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि आज सोचा और कल से संविधान बना करके 3 दिन 4 दिन बाद संविधान बन करके पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। अपन तो चैप्टर जो है 1 जो पॉलिटिकल साइंस की किताब 2 है हमारी संविधान वाली, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। उनमें अलग अलग विचारों को, अलग अलग प्रावधानों को जोड़ने के लिए 60 से अधिक देशों के संविधानों को संविधान निर्माताओं ने पढ़ा है, उन पर विचार करा है और सभा के सामने फिर उन मुद्दों को रखा है। फिर सभा ने उन पर विचार करा है, फिर वो जो बेहतर है वो राष्ट्र को समर्पित करा है कि भाई ये सबसे अच्छा है, ये अब आप इसको अपना लीजिए। सबसे जो बेहतर चीजें वो हम लोगों को दी। तो संवैधानिक ये जो दस्तावेज है इनकी उत्पत्ति कोई रातों रात नहीं, ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं कि हाँ चलो आज ये लो ये चेंज, चलो कल संविधान लागू, नहीं। पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लेके भारत के निर्माताओं ने संविधान तैयार करा। ऐसे ही सभी देशों के संविधानों की बात है। कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में या रातों रात बनने वाली चीज नहीं है, इसमें काफी समय लगता है। अब इन जो संविधान में क्या है, संविधान एक तरीके से निर्देश देने वाला, डायरेक्शन देने वाली किताब है। सरकार को डायरेक्शन देने वाली किताब है, जनता को विश्वास देने वाली किताब है कि जनता घबराए ना, आपके साथ संविधान है। जनता को निर्देश देने वाली किताब है कि आपके ये कर्तव्य है। सरकार को निर्देश देने वाली किताब है, निर्देश दे रही, डायरेक्शंस दे रही, ठीक है। और ये जो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस कैसे दी जा रहे हैं, विचारों के द्वारा। आपको स्वतंत्रता रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। तो मुद्दा तो यही है ना कि हमें उन विचारों के बारे में ही पढ़ना है। उन विचारों की उत्पत्ति कोई रातों रात नहीं हुई है। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जिज्ञोक, रूसो, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता है। देखिए अब ये जो संवैधानिक जो दस्तावेज बने, ठीक है, इनमें उन विचारों को और उन सिद्धांतों को आधार बनाया गया। जैसे मान लीजिए न्याय, जस्टिस, ठीक है, न्याय मान लीजिए, समता मान लीजिए, समता मान लीजिए, समानता मान लीजिए, ठीक है ना, न्याय, समता। अब इन पे कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य को कौन नहीं जानता, कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है ना, कौटिल्य, अरस्तु, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, रूसो, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर, इनको तो आप जानते हैं। अब कौटिल्य से लेकर के अरस्तु, रूसो, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर तक एक एक विचारों पर खूब गहन चर्चा हुई है, वाद विवाद हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि न्याय, अगर कौटिल्य कहते हैं न्याय ये है, तो हो सकता है महात्मा गांधी कह रहे हो न्याय ये है। विवाद हो रहा है कि एग्जैक्ट में न्याय है क्या, और विवाद होता होता जब 2 व्यक्तियों के विचारधारा निकल कर आ रही तो एक बेहतर निर्णय हमें निकल के आ रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं कार्ल मार्क्स की बात। कार्ल मार्क्स काफी जिनसे प्रेरित होते थे, उनका नाम था हेगल। क्या नाम था? हेगल। तो हेगल एक बात कहते थे कि भैया पहले ए आइडिया आएगा, ठीक है, ए विचार आएगा। अब ये ए विचार, ए आइडिया कहां से आया? किसी के दिमाग से आया, किसी ने बोल करके बताया। मैं मान लीजिए मैं किसी चीज पे सोचता हूँ ये बात सही है, फिर एक किसी व्यक्ति ने, बी व्यक्ति ने बोला नहीं नहीं यार ये बात सही। अब आप इससे और इससे एक सी कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ सी आइडिया है, ये सबसे बेस्ट है। तो अब यहां से लेकर के जब हम यहां तक पहुंचते हैं तो हर मुद्दों पर, न्याय पे, समता पे, स्वतंत्रता पे, अलग अलग मुद्दों पे क्या हुई, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है कि ये जस्टिस है, ये फ्रीडम है, ये इक्वलिटी है, ये होना चाहिए, तभी सब कुछ सही। तो उन वाद विवादों के चर्चा के बाद जो बेस्ट निकल के आता है हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको समझते हैं। पर वो कैसे निकल के आया, किन के क्या विचार थे, महात्मा गांधी के क्या विचार थे, कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे, बाबा साहब अम्बेडकर के क्या विचार थे, कौटिल्य के क्या विचार थे, अरस्तु के क्या विचार थे, सुकरात के क्या विचार थे, प्लेटो के क्या विचार थे। आपको अलग अलग विचारों के बारे में पढ़ना है। अब आपको बहुत सी बार ऐसा लगेगा बहुत ही बोरिंग किताब है, इसके बारे में पढ़ लो, उसके बारे में पढ़ लो, उसके बारे में पढ़ लो, सर कितना पढ़ेंगे। पर अगर आप इनको जीवन में उतारेंगे ना, आप एक एक चीज को समझिए। एक्चुअली सुकरात कहना क्या चाहते हैं, गजब का व्यक्ति है सुकरात, क्या कहना चाहता हूं। रूसो के, मोंटेस्क्यू के जो विचार हैं, फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न कर दिया। मुझे एक बात ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के विचार, रूसो और मोंटेस्क्यू के विचार फ्रांस में लोगों में क्रांति पैदा कर सकते हैं, हजारों लोगों को इस लेवल पे ला सकते हैं कि राजा को लात मार करके भगा दें, तो क्या इन लोगों के विचार आप लोगों में कुछ बदलाव नहीं लेकर के आएंगे? महात्मा गांधी के विचार संगठित कर देते हैं और अंग्रेजों को बाहर भगा देते हैं।
बाबा साहब अंबेडकर के विचार, जो समाज, जो समुदायों के साथ हजारों सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, जो समाज बिल्कुल सोया हुआ था, अपनी किस्मत मान चुका था कि हमारे ऊपर अत्याचार होना तो हमारी किस्मत है, पर वो व्यक्ति बिना तलवार के सिर्फ और सिर्फ कलम की ताकत से, अपने विचारों की ताकत से, शिक्षा की ताकत से सब में बदलाव लेकर के आ जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस व्यक्ति के विचार आप में बदलाव नहीं लेकर के आएंगे? ये वो व्यक्ति है जिन्होंने विचार लोगों को दिए। कार्ल मार्क्स की बात करी, समाजवाद की विचारधारा स्थापित कर दी इस व्यक्ति ने, गजब का व्यक्ति। तो जब इन लोगों के विचार, ये वो व्यक्ति हैं जिनके विचारों को ऑलरेडी कहीं अमल करके देखा गया है। इनके नाम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनके विचारों को लोगों ने अपना जीवन बदल लिया भाई, पूरी सत्ता ही पलट कर दी, पूरी स्थितियां ही बदल दी। तो जब पूरी स्थितियां ही बदल दी तो मैं पूछता हूं, क्या इनके विचार हमारे काम नहीं आएंगे क्या? हमारा जीवन बेहतर नहीं बनाएंगे क्या? बस शर्त इतनी सी, विचारों में आनंद लेना है, विचार के साथ घुल जाना है, विचार के साथ मिल जाना है। किसी संत ने क्या खूब कहा कि मैं हूं तो हरि नहीं और हरि है तो मैं नहीं। मतलब मैं कौन सा अहंकार वाला, मैं करता हूं। हरि मतलब भगवान। जहां पर हरि है वहां पर मैं नहीं होता, सब भगवान ने करा है, सब भगवान ने करा। और जब मैं हूं, मुझ में ये मैं है, मैं कर, वहां भगवान नहीं होते। तो या तो मैं है या हरि है, ठीक है। मतलब आपको अगर भगवान को पाना तो भगवान में मिल जाना है। अगर आपको इन विचारों को समझना है तो इन विचारों में खो जाना है। चलते जाओ, खोते जाओ, ज्यादा सोच विचार नहीं, बस हाँ विचार, क्या बात, खोते चले जाना है। ओके, वही हम इस चैप्टर में करेंगे। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में। अब देखिए ईसा पूर्व क्या है। देखिए आप लोगों ने कक्षा 10 तक गणित पढ़ी होगी और आप लोगों ने ये टाइमलाइन भी पढ़ी होगी। अब इसमें क्या होता है कि एक जीरो होता है और इधर माइनस वाले नंबर होते हैं, ठीक है। -1, -2, -3, -4, ये +1 +2 +3 +4 ऐसा होता है। आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है। ऐसा नहीं भी पता हो तो भी कोई बात नहीं। अपन मान लेते हैं जो जीरो वाला साल है ना, इस जीरो वाले साल में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह कौन है? जो कि क्रिश्चियनिटी के, ईसाई धर्म के फाउंडर है, ठीक है। जिन्हें हम लोग जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ईसा मसीह भी बोलते हैं। अब ये जो जीरो वाला साल है, ये ईसा मसीह के जन्म का साल है। तो यहाँ पर बाइफरकेट कर दिया गया, टाइम को अलग कर दिया गया ईसा मसीह से पहले। तो ईसा मसीह से पहले वाले टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के बाद वाले समय को हम बोलते हैं ईसवी। इंग्लिश में इसे कहा जाता है बेटो बीसी। क्या कहा जाता है बेटा? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कहा ना मैंने, बिफोर क्राइस्ट। और इसको कहा जाता है एडी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब लॉर्ड ऑफ द ईयर, भगवान का समय चल रहा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का समय है, उनका जन्म हो चुका तो उनका दौर चल रहा है। इन्होंने बोला कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, ये पहली शताब्दी, ये दूसरी शताब्दी, ये तीसरी शताब्दी, ये चौथी शताब्दी, ये 5वीं शताब्दी। 5वीं शताब्दी का मतलब ये है ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। क्या कह रहा हूं मैं? 500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले 500 साल पहले। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया प्लेटो और अरस्तु के विचार कब थे, आज से कितना समय पहले, तो 500 तो यहां से है ही भैया। इस जीरो से, ईसा मसीह जी के जन्म से पहले 500 साल। आज आप कितने में जीरो? 2022 में। मैंने पूछा आज से कितना समय पहले, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 2022। तो ये पूरा का पूरा 2022 तो यहां से यहां तक का है ना, यहां से यहां तक का कौन बताएगा? आप ही बताओगे। तो 500 ऐड कर दो। तो कितना समय पहले प्लेटो और अरस्तु के विचार? 2522 साल। विचारों की ताकत देखिए, व्यक्ति मर गए, वक्त बदल गया, समय बदल गया, पर विचार अमर है। विचार आज भी है, आज भी हम पढ़ रहे हैं। और मैं कहता हूं 100 साल बाद भी लोग पढ़ेंगे, 100 साल बाद भी विचारों को जानेंगे। तो 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है। राजतंत्र बेहतर है या लोकतंत्र बेहतर है? मतलब आप सोचिए कि 2500 साल पहले भी कहीं ना कहीं राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच थे। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में
ठीक है। तो राजतंत्र लोकतंत्र में से कौन सा बेहतर है, विद्यार्थियों से डिस्कस कर रहे हैं। अब ये देखिए प्लेटो और ये है अरस्तु, ठीक है। प्लेटो और अरस्तु ये एक्चुअल में इनकी जो मूर्तियां है ना उनकी तस्वीर है बच्चों। तो आपको थोड़ा बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है ना। बाकी विचार बहुत गजब के विचार है प्लेटो और अरस्तु के, और अपन एक एक के विचारों को बहुत गहनता से पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत में हम लोग उसको पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्लेटो क्या कहना चाहते हैं, सुकरात क्या कहना चाहते हैं, अरस्तु क्या कहना चाहते हैं, सबको जानेंगे। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। रूसो ये बताते हैं आधुनिक काल में, ठीक है, मॉडर्न टाइम में आकर के। अब मॉडर्न टाइम रूसो तो अभी 18 सेंचुरी के ही रहे। तो स्वतंत्रता मानव का मात्र मौलिक अधिकार है, मतलब स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे मौलिक अधिकार अगर कुछ है तो वो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र होना चाहिए। ये रूस है। इनके विचारों ने, रूसो और मोंटेस्क्यू के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति लगा दी। लोग पढ़ते थे इनकी किताबों को, अरे यार राजा ही राजा क्यों। जो तीसरा ग्रुप था वहां पर फ्रांस में वहां पे भी क्या था, जो सामाजिक वर्ग था वो ऐसा था, सबसे ऊपर कलर्जी जो फादर होते हैं क्रिश्चियनिटी में, फिर नोबेलिटी जो कि कुलीन वर्ग है वो, और तीसरा आम वर्ग आया था। वो आम वर्ग ही टैक्स भरा करता था, कर भरा करता था। हम ही क्यों भरे। लोगों में जागरूकता ला दी रूसो के विचारों ने। ओके, तो रूसो के स्वतंत्रता की बात करी। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि समानता भी उतनी निर्णायक या उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की स्वतंत्रता। अगर आप स्वतंत्रता, आप आजादी दे रहे हैं तो आप समानता भी दीजिए, आप इक्वलिटी भी दीजिए। ये कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स को मजदूरों का मसीहा माना जाता है। काफी अगर आप देखेंगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार करने में कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा रोल है। समाजवाद की विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दी। गजब के व्यक्ति थे ये। ओके, और इनका ये मानना है कि स्वतंत्रता तो है, उसके साथ समानता भी होनी चाहिए, इक्वलिटी भी होनी चाहिए। और इनका एक जो डायलॉग है वो बहुत फेमस है कि अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये बात अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज मैं आपको वापस कह रहा हूं कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकारों के बिना कर्तव्य नहीं, दोनों चलने चाहिए। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ होने चाहिए। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना करी। और अपने देश में अगर हम बात करें तो बापू ने क्या, अपनी जो किताब है हिंद स्वराज, कब लिखी गई थी, 1909 में। ये आपने क्लास 10th में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हिंद स्वराज, वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, क्या है एक्चुअल में फ्रीडम है क्या, और स्वराज का जो बात है, स्वराज का जो अर्थ है उसकी विवेचना करें, उसको समझाया, उसको एक्सप्लेन करा, उस पर विचार विमर्श करें। यह है बापू। अंबेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर दलितों के, पिछड़ों के मसीहा थे, भारतीय संविधान निर्माता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर। तो बाबा साहब अंबेडकर का ये तर्क था कि जो अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, दलित समुदाय जिन्हें कहा गया, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। मतलब जैसे आज अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, उनकी तरह ही अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण, मतलब विशेष प्रोटेक्शन उनको देना चाहिए सरकार को। क्यों? क्योंकि हजारों सालों से शोषित है। ठीक है, अब क्या कारण थे डॉक्टर अंबेडकर के, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, ये हम आगे लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, सभी जो विचार है, चाहे कार्ल मार्क्स ये बात क्यों कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी क्यों कह रहे हैं, रूसो क्यों कह रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर क्यों कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई बात करे उनको हम आगे विस्तार से और विस्तृत में जानेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर तो विशेष करके जाने ही अपने विचारों के लिए गए हैं। ठीक है, उनके पास अगर वो कोई एक बात बोलते थे तो उसके पीछे 100 रीजन हुआ करते थे। ठीक है ना, जैसे कि डॉक्टर विकास दिव्यकर्ती सर कहते हैं कि तर्क देना कोई सीखे तो डॉक्टर अंबेडकर से सीखने चाहिए। मतलब तर्क, गजब के ही तर्क थे बाबा साहब अंबेडकर के। ओके, इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। अब देखिए, अलग अलग व्यक्तियों के विचार, कार्ल मार्क्स के विचार, रूसो के विचार, जैसा मैं कहता हूं कि फ्रांसीसी क्रांति से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो बातें हैं वो वहां से ली। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग विचार हैं, उन्होंने हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। मतलब उसमें स्वतंत्रता और समानता को रखा गया। ये जो तस्वीर है बहुत ही प्यारी तस्वीर है। ये वो दिन की तस्वीर है जब बाबा साहब अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान तैयार करके संविधान राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में दे रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में सौंप रहे हैं। ओके, और अभी मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ, 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मतिथि थी। बिहार में इनका जन्म हुआ, देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और भारत के अभी तक ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने 2 बार कार्यकाल पूरा करा है और संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में इनके गजब की भूमिका रही, मुख्य
जो भूमिका है इनकी रहती है राष्ट्रीय आंदोलन में। गांधी जी का अनुयायी थे, तो गजब का मतलब विशेष आप कह सकते हैं रोल इनका रहा, और गजब के व्यक्तित्व। मतलब आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी जमीन से कैसे जुड़ करके रहना चाहिए, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति से हमें सीखना चाहिए। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, 6 दिसंबर कल, ठीक है, 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। ओके, उनकी इसी दिन डेथ हुई थी। और 3 दिसंबर को, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मतिथि आती है। तो विशेष 2 बातें जो थी मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारा सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। अभी मैंने आपको महापुरुषों की जन्मतिथि और पुण्यतिथि बताई, इसका पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा क्यों? देखिए, आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं और राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट के पास पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विचारों की, तो शुरुआत तो यही होती है ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ पर मृत्यु हुई, ठीक है ना, उनकी जो बेसिक जो बातें होती हैं वो, फिर विचार तो हम बाद में शुरू करेंगे। आप भाई किसी को भी अगर चैनल का लिंक बताओगे तो पहले तो यही बताओगे ना यार मनीष सर है, वो वहाँ से पढ़ाते हैं, बेहतर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, फिर लिंक बताओगे। ओके, तो हमें क्या है कि हमें एक एक जो महापुरुष है उनके बारे में बहुत विस्तार से हम लोगों को जानना है। जब आप कहीं पर बोलोगे ना तो आपके पास उनका पूरा नॉलेज होना चाहिए, और आपको ऐसे महापुरुषों की जयंती पे, उनकी पुण्यतिथि पे उनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए। आपके शहर में, आपके एरियाज़ में अगर कहीं पर उनके स्टेचूज हों तो वहाँ पर उनकी माल्यार्पण आपको करना चाहिए। माल्यार्पण करने भी अगर आप नहीं जा सके तो एटलीस्ट आपको उनके बारे में उस दिन और भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और भी बेहतर ज्ञान आपको अर्जित करना चाहिए। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों का व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। अब राजनीतिक सिद्धांतों में हम उन विचारों को, नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आपका रिफ्लेक्शन दिखाएगा। जैसे हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो आईना किसकी तस्वीर दिखा रहा है? हमारी तस्वीर दिखा रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचार और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जो हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे सरकार को, संविधान में आकार ग्रहण करे। मतलब आप कह सकते हैं सरकार में, हमारे सामाजिक जीवन में, संविधान में अगर आपको कुछ देखने को मिलता है वो सब कुछ आपको कहाँ? राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ने को मिलेगा। कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत की पूरी छवि आपको देश के संविधान में, देश की सरकार में और सामाजिक जीवन में देखने को मिलेगी। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। स्वतंत्रता क्या होती है ये एक्सप्लेन करता है राजनीतिक सिद्धांत। समानता क्या होती है ये बताएगा हमें राजनीतिक सिद्धांत। न्याय क्या है, लोकतंत्र क्या है, धर्मनिरपेक्षता, ऐसी ये जो अवधारणाएं, ये जो ऐसे विचार हैं, इनको बिल्कुल स्पष्ट करने का काम कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत, या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी। अब है ना, इन विचारों को पढ़ने की इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। जैसे बहुत सी बार आप लोगों ने ऐसा मजाक तो करा होगा कि हाँ भाई बता तू भविष्य में क्या बनना चाहेगा? बोले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बोले मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग बोलियो। बोले नहीं मैं तो पुलिस बनना चाहूंगा। बोले पुलिस की, मतलब POLIC, है ना। मतलब हम स्पेलिंग से क्या हो गए, रुक गए ना। बनना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहते थे पर मजिस्ट्रेट की स्पेलिंग ही नहीं आई, तो हमने बोला नहीं। ऐसा आपने बहुत सी बार सुना होगा, अरे भाई तुझे क्या पसंद है? वो बोले स्पेलिंग, बोले नहीं। ऐसा हुआ या नहीं हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपने कभी स्पेलिंग के चक्कर में आपने बात ही बदल दी हो। ऐसी ही बात होती है जब आप बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि स्वतंत्रता, ये भारत के संविधान का जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। बीच में मेरा जैसा व्यक्ति खड़ा हो, बेटा स्वतंत्रता क्या होती? अरे तेरी तो, ये तो सब कुछ पढ़ लिया पर एक्जैक्टली वर्ड का मीनिंग ही नहीं पढ़ा हमने, वो यहाँ क्लियर होगा। फिर क्या बोलेंगे? अरे अंकल मैं तो मजाक कर रहा था, क्या स्वतंत्रता, कुछ भी नहीं, छोटे सर बनी सर बैठ जाओ, मजाक। ऐसा नहीं, आपका टॉपिक आपको आना चाहिए। हाँ अच्छा, आपने स्वतंत्रता का मतलब पूछा है। देखिए, स्वतंत्रता पे कार्ल मार्क्स ने ये बात कही है, रूसो ने ये बात कही है। उन जो पहले हमारे प्राचीन समय में जो व्यक्तित्व थे, जैसे कि कौटिल्य हो गए, उन्होंने ये बात रखी, अरस्तु ने ये बात रखी, सुत ने ये बात रखी। अलग अलग महापुरुषों का उदाहरण देकर व्यक्ति बोलेगा यार गजब का ही ज्ञान है, गजब का ही नॉलेज है। तो इन विचारों को पढ़ना है हम लोगों को, एक एक विचार को जानना है, ठीक है। आप बहुत सी बार देखते हैं न्याय को लेकर करके कि न्याय को लेकर के विवाद होता है, हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ अन्याय हो गया। लोकतंत्र को लेकर बहुत से लोग लोकतंत्र पे ज्ञान देते हैं, लोकतंत्र ये है, ऐसा वैसा। अरे एग्जैक्टली बताओ तो सही, लोकतंत्र है क्या, आपको पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता लेकर को, ठीक है। तो इन चीजों को हम जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे।
ये कानून का राज, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, कानून। जैसे आपने बहुत सी बार देखा है कि जब जनता जो है किसी अपराधी को मारने लग जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं आप कानून को हाथ में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, इसने जितना भी गलत करा है माना है, एक्सेप्ट है ये, पर इसको सजा देने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय को है, कोर्ट को, पुलिस को भी नहीं। पुलिस भी जान से नहीं मार सकती क्योंकि आर्टिकल 21 रोकता है। जब तक कोई न्यायालय आदेश नहीं दे देता तब तक उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो कानून का राज है। अधिकारों का बंटवारा, ठीक, अधिकारों का बंटवारा कैसे? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, इनमें अधिकारों का बंटवारा। जब हम लोग संघवाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। चैप्टर 7 उस किताब का संघवाद। अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या? जुडिशियल रिव्यू। अब ये वाला तो अपन लोग पढ़ करके आ चुके हैं वहां पर भी, ठीक है। जो चैप्टर हमारा 6 था न्यायपालिका, उसमें मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ठीक है, कैसे भारत में आए, सारी बातें, जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। तो अभी ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये जितने भी हमने बातें करी कि भाई धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा, न्यायिक पुनरावलोकन, इनके सार्थकता की जांच करता है। कितने सार्थक है, कहाँ तक सही है, क्या सच में कानून का राज है या नहीं, क्या सच में अधिकारों का बंटवारा है या नहीं, क्या सच में जुडिशियल रिव्यू है, सच में जुडिशरी के पास पावर है या नहीं है। ओके, ऐसी चीजों की जांच करते हैं। ये इस काम को भी विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। अब ये इन काम को भी क्या करेगा? जो अलग अलग विचारक हैं, उनकी जो अवधारणा है, जो उनके विचार है, उनके बचाव में, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बात कहनी है, अब मैं कौन हूँ, मुझे कौन जानता है, कोई मेरी बात क्यों मानेगा? फिर मैं बोलूंगा देखिए वहां पर ये बात इस व्यक्ति ने कही थी, इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। अगर मैं आज ये बात कहूँ कि ये बात सुकरात ने कही थी, बड़ा व्यक्ति सुकरात यार, नाम मान जाना व्यक्ति है, ठीक है ना, तो आपका बात की वैल्यू बढ़ेगी। मैं बात कहूँगा ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, इसलिए सत्य है, ये बात कार्ल मार्क्स ने कही थी। तो उन विचारकों की जो अवधारणा है उसके बचाव में विकसित युक्तियां की जांच पड़ताल करता है कि कितना सही है, कितना गलत। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। देखिए अब रूसो, मार्क्स या महात्मा गांधी जी ये राजनेता नहीं बन पाए, पॉलिटिशियंस नहीं बन पाए, पर इनके विचारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सभी राजनेताओं को क्या करा है? प्रभावित करा है। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। ठीक है, अब समकालीन विचारक, समकालीन का मतलब क्या होता है? एक, काल का मतलब होता है समय, ठीक है, और सम मतलब एक साथ, एक ही काल में। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी जी के समय में और भी व्यक्ति होंगे, और भी विचारक होंगे, ठीक है, अलग अलग विचारक होंगे, तो वो अलग अलग जो विचारक है वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स के साथ और भी विचारक होंगे उस समय, वो भी कार्ल मार्क्स के विचारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो उनके साथ और भी व्यक्ति उस समय में जी रहे होंगे, वो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो समकालीन विचार जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते थे कि हाँ भैया इनका जो विचार है वो स्वतंत्रता वाला गजब था, इनका जो विचार है वो लोकतंत्र वाला विचार गजब था। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित भी करते हैं। अब देखिए जांच पड़ताल के अलावा ये क्या करते हैं? राजनीतिक जो सिद्धांतकार हैं, ठीक है, हमारे ताजा राजनीतिक अनुभव, जो हमारे ताजा राजनीतिक अनुभव, जैसे हम लोग कभी कहते हैं यहाँ पर गलत हुआ, अब यहाँ पे गलत हुआ, हम उसको एग्जैक्टली कैसे कहें कि वो गलत है ऐसे ही, तो उसकी भी जांच पड़ताल होती है। चिन्हित करते हैं कि अभी ये ऐसा है और भविष्य में हो सकता है कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो गलत और सही को भी अगर हम माप सकते हैं तो इन विचारों के आधार पर ही माप पाते हैं कि हाँ ये काम जो हुआ है वो सही है और ये काम जो नहीं हो रहा है वो गलत है। लेकिन अब आपके दिमाग में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला, लेकिन क्या ये सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है? प्रासंगिक का होने का मतलब है कि आज भी क्या रिलेवेंट है? मतलब देखिए अब आज तो भारत में लोकतंत्र कायम है, आज तो भारत में स्वतंत्रता है, आज तो भारत में सभी समुदाय, सभी वर्गों, महिला, पुरुष, दलित, स्वर्ण, हिंदू, मुस्लिम सबको पढ़ने लिखने, सबको बराबरी का अधिकार है। तो क्या आज भी हमें समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र ऐसे विचारों को पढ़ने की आवश्यकता है? कैसा, ये सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा। ओके, क्या हम अब स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके? सवाल है कि भाई जब स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके, क्या मैं बोलूंगा कर लिया, तो कर लिया तो बोला सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो? रहने दो, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं। हम यहाँ पे अभी 3 बातें जानेंगे, 3 बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अभी भी राजनीतिक सिद्धांत वाली जो किताब है, पॉलिटिकल थ्योरी की जो किताब है, वो पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ठीक है, और वो क्यों आज भी रिलेवेंट है, क्यों आज भी प्रासंगिक है, क्यों आज भी हमें जीवन में उसकी आवश्यकता होती है। आइए शुरुआत करते हैं।
भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है, हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ। भारत सचमुच में स्वायत्त, स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनोमस, जो स्वायत्त को किसी के भी दबाव नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। हाँ, हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित जो प्रश्न है उनका उठना भी बंद नहीं हुआ। आप बहुत सी बार देखते होंगे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमें समानता नहीं मिल रही। बहुत सी बार कहा जाता है कि मेरे जो स्वतंत्रता का अधिकार उसको दबा दिया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, मुझे बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है, परंतु वो नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्र और स्वायत्त तो भारत तो सचमुच में हो गया है, परंतु स्वतंत्रता, फ्रीडम का और समानता से जो संबंधित जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, वो उठना भी बंद नहीं हो, वो अभी भी उठते हैं। लोग अभी भी उन पर सवाल खड़ा करते हैं। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा इसलिए है कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं वो सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कहीं पे किसी को वोट देने से रोक लिया गया, तो वो कहेगा क्या मेरे लिए लोकतंत्र नहीं है? मैं भी तो लोकतंत्र का ही भाग हूं, मुझे भी वोट देना दिया जाए। ठीक है ना, कहीं पे किसी के साथ भेदभाव हुआ तो क्या आज भी असमानता है? समानता नहीं है आज। ठीक है, कहीं पे स्वतंत्रता की बात हो सकती है, तो उड़ते रहते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से वो बढ़ोतरी कर रहे हैं। ओके, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि हम राजनीतिक समानता तो हम लोग पा चुके हैं। राजनीतिक समानता का मतलब क्या हो गया? वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये तो हम लोगों ने पा लिया। वह सभी लोगों को एक ही वोट डाला जाएगा और एक ही वोट की एक ही वैल्यू होगी। चाहे दलित डाले तो भी एक, स्वर्ण डाले तो भी एक, राष्ट्रपति डाले तो एक, और मजदूर डाले तो भी एक, महिला डाले तो भी एक, और पुरुष डाले भी एक। यहाँ तो सब समान हो गए, पर क्या आर्थिक स्तर पर हम लोग समान है? आर्थिक स्तर पर हम लोग क्या समान है कि भाई सबके पास बराबर क्या पैसा? बहुत से लोग गरीब भी है। 30 करोड़ से ज़्यादा की आबादी आज ऐसी है भारत में जिसके पास मूलभूत खाने पीने की सुख सुविधाएं नहीं। बहुत बड़ी गरीबी रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं। आर्थिक असमानता है ना, तो अब वो तो सवाल उठाएंगे ना कि भाई असमानता क्यों, समानता क्या होती है और वो हमें क्यों नहीं मिल पाए। मैं बात करूं क्या सामाजिक समानता, सामाजिक समानता मिल गई क्या सबको? मिल गई सबको सामाजिक समानता? किसी के भी साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है क्या? किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है क्या? क्या महिलाओं के साथ भेदभाव होना, अत्याचार होना पूरी तरीके से बंद हो गया है क्या? जवाब दीजिए। तो हमने राजनीतिक समानता तो पाली, पर आर्थिक और सामाजिक समानता तो भी बाकी है हमारी। जब आर्थिक और सामाजिक समानता भी हमें नहीं मिली है तो फिर तो सवाल उठना वाजिब है। और जब जब सवाल उठेगा, इन सवालों का जो जवाब निकल करके आएगा, जो सॉल्यूशन निकल करके आएगा, वो पॉलिटिकल थ्योरी से आएगा, वो राजनीतिक सिद्धांत से आएगा। राजनीतिक सिद्धांत से आप कहेंगे कि हाँ भैया यहाँ पे समानता का अर्थ ये है, यहाँ पे समानता मिलनी चाहिए। उन विचारकों ने ये बात कही थी। दूसरा, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, अब हमें संविधान ने स्वतंत्रता की गारंटी दी है, फिर भी हम समय समय पर नई चीजों की व्याख्या को देखते हैं। जैसा कि अपन लोग क्या है, अपन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट में जब केशवानंद भारती केस हुआ, ठीक है, केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ, उसमें एक नई व्याख्या संविधान की कर दी गई कि संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। संविधान का जो व्याख्याकार है कि संविधान में अगर कोई बात समझ में सरकार को नहीं आती है, कार्यपालिका को नहीं आती है, तो कौन समझाएगा? सुप्रीम कोर्ट समझाएगा। अब समय समय पर एक नई नई व्याख्याएं दी गई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि भाई काम का जो अधिकार है, जो आजीविका का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में है। जीवन जीने का अधिकार है, लोगों को अपनी मनपसंद से शादी करने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार में आर्टिकल 21 में। आप किसी को मन मर्जी से अरेस्ट नहीं कर सकते, ये तो चलिए वैसे भी संविधान में लिखा हुआ। तो समय के साथ क्या हुआ कि स्वतंत्रता की एक व्याख्या करी गई, स्वतंत्रता को और भी ज्यादा विस्तार रूप दिया गया, और हो सकता है कि समय के साथ और भी ज्यादा स्वतंत्रता की बातें हो। जैसा कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे क्या पोस्ट करता हूं, क्या नहीं, मुझे इसकी आजादी, स्वतंत्रता है। फिर मुझ पे एक्शन क्यों ले कोई सरकार या मुझे कोई व्यक्ति क्यों कुछ कह रहा है? मेरी तो स्वतंत्रता है। तो इसका भी क्या होगी, व्याख्या करी जाएगी कि हाँ भैया आप इतनी लिमिट तक आप ये चीजें लिख सकते हैं, बाकी आप सोशल मीडिया पे आपको गलत या जो भड़काऊ टिप्पणी है वो नहीं दे सकते। तो समय समय पर क्या होता है कि स्वतंत्रता की व्याख्या करी जाती है कि आज के मौजूदा दौर में ये चीज स्वतंत्रता नहीं है।
आप ऐसा नहीं है कि चलते के थप्पड़ मार दे और बोले हमारा तो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, या किसी को भी कुछ बोल दे मेरा तो फ्रीडम है, ऐसा नहीं, ऐसा ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। समय समय पर हम व्याख्या करेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट करेगा और वो बताएगा कि ये सही है और ये गलत है और इसके अनुसार अब हमें काम आगे करना चाहिए। नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पूर्ण व्याख्या की जा रही है, ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं क्योंकि हम लोग उस किताब के चैप्टर 6 तक अपन लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको मौलिक अधिकार इन सब के बारे में पता है। समय समय पर निरंतर लगातार पूर्ण व्याख्या करी गई है, ठीक है, कि ये जरूरी है, इसमें ये भी जरूरी है, इसमें ये भी सुधार होना चाहिए, इसमें ये भी सुधार होना चाहिए, या आप कह सकते हैं संशोधन के द्वारा भी परिवर्तित हुआ है। जैसे कि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया। आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब जोड़ा गया। आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल कर दिया गया। आजीविका का अधिकार, आजीविका का मतलब क्या होता है इंग्लिश में अगर मैं इसे कहूं तो लाइवलीहुड, इंग्लिश में अगर मैं इसे कहूं तो लाइवलीहुड। अब लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, देखिए भगवान ने, ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, ठीक है, और इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, बेहतर घर हो, अच्छा परिवार हो, परिवार तो चलिए ईश्वर की देन है, ठीक है, अच्छा घर हो, अच्छा रोटी, कपड़ा, मकान हो। इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। और पैसे आप कैसे लाएंगे, आय के द्वारा, आपको इनकम मिलेगी। और ये इनकम कब मिलेगी, जब आप कहीं ना कहीं काम करेंगे, ठीक है, किसी ना किसी क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो द्वितीयक हो, चाहे वो तृतीयक हो। आप टीचर हैं तो आपको इनकम मिलेगी, आप उद्योगों में काम कर रहे हैं तो आपको आय मिलेगी, आप किसान हैं, आप पशुपालक हैं तो आपको इनकम मिलेगी, और इनके द्वारा आपको आय मिले और उस आय से आप अपने जीवन का अस्तित्व बनाए रख पाएंगे। आज मुझसे कोई पूछे सर आपकी आजीविका क्या है, मेरी आजीविका क्या है, टीचिंग है, मैं पढ़ाता हूं, मुझे पैसे मिलते हैं और फिर मैं उससे अपना घर चलाता हूं। तो मेरा जीवन किस पर टिका हुआ है, टीचिंग पर टिका हुआ। ऐसा कार्य जिसके द्वारा आपको आय प्राप्त होती है और आय से फिर आप अपने जीवन को अस्तित्व बनाए रखते हो, ऐसे काम को हम क्या कहते हैं, आजीविका कहते हैं। तो आजीविका का अधिकार, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में कह सकता हूं काम का अधिकार, काम का अधिकार। तो इसमें जोड़ दिया गया कि काम का अधिकार भी जीवन के अधिकार में है, नई व्याख्या कर दी गई ना। अब जीवन का अधिकार किस में है, आर्टिकल 21 में, और आर्टिकल 21 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार ही बोलता है, उसमें काम का भी अधिकार जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोले काम का अधिकार भी होना चाहिए, सबको राइट टू जो वर्क है वो होना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, क्योंकि तभी तो उनका जीवन चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तीसरा, अब जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। अब देखिए, पहला हमने क्या बात करी, समानता की, दूसरा जैसे हमने बताया स्वतंत्रता की, ठीक है भाई। समानता में सबको अभी तक समानता नहीं मिली, स्वतंत्रता में हम समय समय पे क्या कर रहे हैं, नई व्याख्या कर रहे हैं। तीसरा, हम जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी के संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। देखिए, आज़ाद, हम सब आज़ाद रहना चाहते हैं, हम सब फ्री रहना चाहते हैं, मतलब हम कह सकते हैं हम सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, पर इस आज़ादी पे कुछ खतरे हैं। खतरे का मतलब हमेशा जब भी हम लोग बात करते हैं खतरा आपको कहीं पर भी हो सकता है। अगर मैं स्टूडियो से बाहर निकलूँ और मुझे कोई मार दे, मुझे वहाँ पर भी खतरा है। मैं यहाँ से घर तक जाऊँ तो भी मेरे में एक डर रहेगा, मुझे कोई मार ना दे, वो भी खतरा है। हमारे जीवन में अनेकों खतरे हैं, अनेकों, आपको डर जो कहते हैं ना, वो खतरा है आपके लिए, डेंजर है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं। अब इंटरनेट पे आपको ये भी खतरा है, डर है कि भैया हमारा जो डेटा है ना, हमारी जो प्राइवेसी है, वो कोई ना छीन ले। तो अब उन आज़ादी के पर जो संभावित खतरे हैं, उनको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे डेटा को कोई ले रहा है, अगर मेरे डेटा को सरकार ले रही है या कोई व्यक्ति ले रहा है, तो ये तो मेरा आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें निजता का अधिकार लिखा हो, राइट टू प्राइवेसी है। मेरा डेटा मेरे पास रहना चाहिए, किसी दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए, तो प्राइवेसी का है। तो वहां पे आपकी आज़ादी पे संभावित खतरा है, क्योंकि आपकी आज़ादी भैया, आप किससे बात कर रहे हो, किसको मैसेज करते हो, किससे फ़ोन पे बात करते हो, कहाँ कहाँ आपने अप्लाई कर रखा है, ये आपके सारे पर्सनल चीज़ें ना, ये आपके ओपन में जा रहे हैं, और ओपन में जा रहे हैं, हो सकता है कभी उसका क्या गलत प्रयोग कर लिया जाए। एक बात आपकी किताब में और दे रखी है कि जो व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसको इंग्लिश में नेटिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति ज़्यादा नेट का इस्तेमाल, ज़्यादा तो जो भी नेट का इस्तेमाल करता है, उनको इंग्लिश में नेटिजन कहा जाता है। तो हमारे ऊपर अब अलग अलग क्या है, जो आज़ादी हमें मिली हुई, उन पर कुछ खतरे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक आपको इंटरनेट का उदाहरण दिया, ऐसे और भी अनेकों हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन मार्क आपकी किताब में लगा करके छोड़ रखे, अपन सब पे इतनी चर्चा नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पर भी फिर हमें क्या है, उन नई नई बातों का फिर से पूरा चर्चा करनी पड़ेगी, जो कि विचारकों ने रखी है। एक बॉक्स में आपकी कहानी दी हुई, प्राचीन यूनान, ठीक है। यूनान का आपने नाम सुना ही होगा। वहाँ के एथेंस एक नगर का नाम है, जैसे आप
जानते हैं सभी नगर, जैसे हमारा अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, रांची हो गया, ये सब नगर है, शहर जिनको हम कहते हैं। में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। सुकरात, अब सुकरात कौन है? ये है सुकरात, गजब के व्यक्ति, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। पूरे यूनान के एथेंस नगर में इनको सबसे विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। विवेकशील मतलब जो बहुत सोच समझ करके हर चीज का निर्णय लेता हो। सबसे, अब मैं अपनी भाषा में कह सकता हूं कि सबसे जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सुकरात थे। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवाल के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। तो समाज में जो चल रहा है अभी, एटलीस्ट जो समाज में चल रहा है, ये चीज गलत है, इसको सुधारा जाए। चुनौती दे रहा है, धर्म को चुनौती दे रहा है, राजनीति को जो अभी हो रहा है उसको चुनौती दे रहा है। मतलब आप कह सकते हो राजा महाराजाओं को चुनौती दे दी, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है कि हमेशा से ऐसा चलता आ रहा है, उनको बातों को चुनौती दे दी। और जो समाज को बदलने की कोशिश करता है, जो राजनीति या राजाओं को, इनको जब बदलने की कोशिश करता है तो क्या होता है, उनको लोग बहुत बुरी नजर से देखते हैं। उनको, जैसे मैं बोलता हूँ, राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, विरोध करा है लोगों ने। माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं को, दलितों को पढ़ाने जा रही है, उनके ऊपर कीचड़ फेंका जा रहा है। तो जब ये हो रहा है, गलत हो रहा है, ये कह रहे हैं, सुकरात कह रहे हैं, तो कटघरे में खड़ा करना मतलब उनको खड़ा कर दिया कि आप गलत हैं। कटघरा क्या होता है? जो कि जब कोर्ट में जाते हैं तो जो अपराधी होता है उसको उस बॉक्स में खड़ा करा जाता है, वो कटघरा है। पर यहाँ पे कोई वैसा कटघरा नहीं, मतलब यहाँ पे सही गलत के बीच में खड़ा कर दिया कि आप गलत हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप गलत, आप बताओ सही हो या नहीं हो। चुनौती दे दी उन लोगों को कि बता दो तुम सही हो, तो ये जो तुम कर रहे हो गलत हो। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह देता हूँ कि तुम गलत हो, और बोलो, मेरे से ज्यादा बताओ और क्या चाहिए आप, पर आप प्रूफ करके दिखा दो कि आप सही हो। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। देखिए, अब जो एथेंस के शासक है उनको ये बात पसंद नहीं है, हमारा विरोध करेगा, हमारी मान्यताओं को गलत बताएगा, हम जैसे सिस्टम को चला रहे हैं वैसे आप सिस्टम को गलत बताओगे, इतनी हिम्मत। तो एथेंस के शासकों ने क्या कर दिया, उसको मृत्युदंड दे दिया कि भाई आपको आज से क्या है, मृत्यु की सजा दी जाती है। सुकरात के शिष्य, देखिए सुकरात का ज्यादातर जो रहा वो ओरल रहा, फिर जो उनके शिष्य थे प्लेटो, ठीक है, प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों में विस्तार से लिखा। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि गुरु को जो महान करने का काम है ना, वो शिष्य कर जाते हैं। मेरे गुरुदेव ओम प्रकाश जी महाराज भी कहा करते थे कि ऐसा काम करो कि लोग जीवन में कभी कल को मैं कहीं से गुजरूं ना और कहीं बात चले तो लोग कहे कौन, बोले यार वो व्यक्ति ना उसके गुरुजी हैं। ऐसा ही काम मतलब हर टीचर अपने बच्चों से उम्मीद करता है। मतलब टीचर कभी भी इस उम्मीद से नहीं पढ़ाता कि वो उसके पास खूब पैसा होगा, कभी इस उम्मीद से नहीं पढ़ाता कि नहीं उसको बहुत। टीचर को एक बात बताइए, कौन सी रेस्पेक्ट लेवल मिलता है इंडिया में? हाँ, कितना रेस्पेक्ट लेवल मिलता है? आप कॉलेज में जाओगे आजकल टीचरों को थप्पड़ मार देती है जनता। कोई बिल्कुल ना के बराबर रेस्पेक्ट लेवल आ गया टीचर्स का। हम कोई भी टीचर ना रेस्पेक्ट की इतनी उम्मीद कर रहा है, ना वो ज़्यादा धन दौलत की उम्मीद कर रहा है, फिर भी वो पढ़ाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक देश को सेवा दे रहा है कि देश का भविष्य बेहतर। और एक टीचर हमेशा बस यही चाहता है कि हमारे विद्यार्थी है ना वो बेहतर कर जाए, वो बहुत अच्छा कर जाए, ठीक है ना। और फिर जब वो बच्चे अच्छे स्थान पे पहुंच जाते हैं और सच में वो बच्चे टीचर्स को डेडिकेटेड होते हैं ना, तो टीचर्स को वही फेमस कर देते हैं कि यार मैं उसके पढ़ के आया था, वो व्यक्ति सच में कह सकते हैं। देखिए अब आज प्लेटो के कारण कहीं ना कहीं हमारे पास आज सुकरात की जानकारी मिलती है, ठीक है। ऐसे शिष्य होने चाहिए जो अपने गुरुओं को महान कर दे, ठीक है। गुरुओं को अगर कोई जाने तो उन शिष्यों के नाम से जाने। तो प्लेटो ने सुकरात के जीवन और उनके विचारों को विस्तार से लिखा। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द रिपब्लिक, ठीक है, और उसमें सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा, ठीक है, कि वह सुकरात एक व्यक्ति है, ठीक है, और उनके नाम से सारी बातें बताई। उनमें उसके माध्यम से सवाल की जांच पड़ताल की और न्याय क्या है ऐसी बातें रखी। ये एक रिपब्लिक का मैंने आपको एक पेज दर्शाया। ओके, यहाँ पर आज हमारा ये जो लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बताइएगा कैसे चल रही है राजनीतिक सिद्धांत की ये किताब, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर हमें इस किताब का लेना, अभी इसके बाकी है डरी मत, एक दो लेक्चर और आएंगे, परंतु नेक्स्ट चैप्टर हमें स्वतंत्रता इसी बुक का लेना चाहिए या उस बुक का अपन लोग संवाद करा दें, प्लीज मुझे बताइएगा। वैसे मेरी इच्छा क्या है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, पर आप लोग बताइएगा कि आपकी क्या इच्छा है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।